नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डचों का आगमन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है डचों का आगमन मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए, डच ये मूलतः जो हैं ये कहाँ के हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मूलतः अभी अगर वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ के थे या हैं तो याद रखिएगा नीदरलैंड। कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड्स के। इसे हॉलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, हॉलैंड। तो आपको सबसे पहला अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि डच जो थे कहाँ के निवासी थे या अभी वर्तमान में वो कहाँ होंगे या रहते होंगे, तो ये नीदरलैंड्स के। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये आए क्यों थे। तो जैसे पुर्तगाली आए थे, जो काम करने के लिए पुर्तगाली भारत में आए थे वही काम करने के लिए ये भी आए थे। ठीक है, मतलब व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ये भी आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, अब जानना है कि ये सबसे पहले कब आए, कहाँ आए। ठीक है, तो याद रखना है हमें कि डच जो है पुर्तगालियों के 100 वर्षों, लगभग 100 वर्षों के बाद आया भारत। कब आया? तो लगभग पुर्तगालियों के आने के लगभग 100 वर्षों के बाद। मतलब पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में। मतलब ये आए होंगे 17वीं शताब्दी में। ये आए थे कब? 1498 में। कब? पुर्तगालियों। ठीक है, 100 वर्षों के बाद ये आए थे। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डच ये पहले भारत नहीं आए थे। ये हमारा पड़ोसी जो देश है या द्वीप है इंडोनेशिया, वहाँ पर ये लोग पहले आए थे। और क्यों आए थे? तो वहाँ पे मसाला का व्यापार करने के लिए आए थे। पहले हमारे देश में ये लोग नहीं आए थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि सबसे पहले 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में जो है ये कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नाम के, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नामक जो व्यक्ति था वो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप होकर कहाँ पहुंचा? सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। ये भारत नहीं पहुंचे थे, सुमात्रा पहुंचे थे। आपको पहले ही बता दिया कि ये पहले भारत नहीं आए थे। ये सबसे पहले कहाँ आए थे? तो इंडोनेशिया, सुमात्रा के तरफ आए थे। तो कौन सबसे पहले आया था? अगर यूरोपीय, अगर डच के बारे में पूछे आपसे क्वेश्चन कभी भी कि डच का पहला नागरिक कौन था जो भारत या एशिया महाद्वीप में आया था, तो याद रखिएगा कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नामक व्यक्ति था जो केप ऑफ गुड होप, उत्माशा अंतरिक्ष से होते हुए कहाँ पहुंचा था? तो सुमात्रा। एक और जगह आपको नाम कभी कभी देखने को मिलेगा, बंटेन जगह, बंटेन। ठीक है, ये भी नाम आपको देखने को मिलेगा, सुमात्रा और बंटेन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सुमात्रा और बांटेन, जब ये लोग यहाँ से क्या करने आए थे? तो मसाला का व्यापार करने के लिए, मसाला का व्यापार। ठीक है, डच सबसे पहले ये लोग मसाला का व्यापार करने आए थे। अब देखिए आगे में क्या होता है। ठीक है, मसाला का व्यापार। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये भाई साहब जो है कि भारत में, एक स्टार मार्क लगा के लिखिएगा कि भारत में वस्त्रों के निर्यात, वस्त्रों का जो निर्यात हुआ था, निर्यात का श्रेय डचों को ही जाता है, डचों को ही जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन क्वेश्चन मिला है कि 100 वर्षों के बाद, पुर्तगालियों के 100 वर्षों के बाद डच आए थे। 1596 में सबसे पहले कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नामक व्यक्ति आया, और उसके बाद वस्त्रों का श्रेय है निर्यात करने, एक्सपोर्ट करने का, वो भाई साहब ही लेके आए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डच हैं, यहाँ पे डच ये सबसे पहले कहाँ आए तो इंडोनेशिया में। यहीं पर आपको स्टार लगा के लिख लेना है कि 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर, जो आजकल इंडोनेशिया का राजधानी भी है, ठीक है, जकार्ता को जीतकर बाटविया नामक नगर स्थापित करता है। कौन करता है तो डच करते हैं। ठीक है, कौन तो डच करते हैं। 1619 ईस्वी में जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया में जो है उसको जीतकर ये लोग बाटविया नामक नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहीं पर जब यहाँ पे जीतने का बात हो रहा है, ठीक है, जीतने का बात हो रहा है, तो हम लोग दो और नाम याद रखेंगे। 1641 ईस्वी में मलक्का को जीतता है, मलक्का डच जीतते हैं, और 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर, ठीक है, 1641 ईस्वी में मलक्का को जीतता है, और 1658 ईस्वी में श्रीलंका को कौन जीतता है, डच जीतते हैं। किससे जीतते हैं, वो पुर्तगालियों से जीत लेते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भारत आने वाला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत आने वाला द्वितीय यूरोपीय देश कौन था, तो याद रखिएगा डच थे। ठीक है, ये कब आए तो याद रखना है आपको कि ये भाई साहब पुर्तगालियों के लगभग 100 वर्षों के बाद, डच जो थे 100 वर्षों के बाद आए। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन नामक व्यक्ति, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, डच मूलतः कहाँ के थे तो नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। ये सबसे पहले किस चीज़ का व्यापार कर रहे थे तो मसाला का व्यापार कर रहे थे। भारत में वस्त्रों का निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, सूती कॉटन का जो व्यापार हो रहा था, वस्त्रों का निर्यात का श्रेय जो है वो डच को ही जाता है। 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बाटविया नामक नगर की स्थापना डच करते हैं। फिर 1641 में मलक्का और 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आ तो गए। अब व्यापार करने के लिए इनको क्या चाहिए, एक कंपनी चाहिए। बिना कंपनी के तो ये व्यापार नहीं कर सकते हैं किसी भी देश में। तो ये लोग 1602 ईस्वी में, 1602 याद रखिएगा, ये 1602 ईस्वी में VOC, ये नाम याद रखिएगा, VOC वेरिंगदे, ठीक है, इसका नाम है, फुल नेम याद रखिएगा, वेरिंगदे ओस्ट इंड से, ठीक है, इंड से कंपनी नामक कंपनी की स्थापना किया। ठीक है, कब किया है तो 1602 ईस्वी में VOC वेरिंगदे ओस्ट इंड से कंपनी नामक कंपनी का स्थापना करता है कौन, डच। ठीक है, अब ये जो है इसको अधिकार डच संसद जो है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, ये डच का था। ठीक है, पूरे सरकार का था। डच संसद इनको एक चार्टर के माध्यम से, डच संसद एक चार्टर के माध्यम से इन्हें युद्ध करने, देखिए इन्हें जब परमिशन मिला तो एक चार्टर के माध्यम से इन्हें परमिशन दिया गया युद्ध करने का, संधि करने। इलाका, कोई भी इलाका अगर ये लोग जीत गए, ठीक है, कोई भी क्षेत्र अगर ये लोग जीत गए तो इलाका जीतने का और वहां पर किला बनाने का अधिकार दिया, बनाने का अधिकार प्राप्त। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि डच संसद, किसी भी देश, जैसे भारत का देश है, भारत देश है, वो संसद जो पारित करती है उसको सबको मानना पड़ता है। तो वैसे ही डच संसद इनको एक चार्टर के माध्यम से युद्ध करने का, ट्रीटी करने का, कोई भी इलाका जीतने का और वहाँ पर जो है किला बनाने का, वहाँ पे किला बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया कि भाई साहब 1602 ईस्वी में आप कंपनी का एक किला भी बना सकते हो, ठीक है। बाद में जो है ना, इसी कंपनी को, जब ये छोटा सा कंपनी है, बाद में चल के जब इनका व्यापार फैला तो छोटा छोटा और भी कंपनी बना, जिसको क्या किया, बाद में चल के डच सरकार ने सब कंपनी को एक जगह लाकर एक नया नाम दे दिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है, नामक बड़े कंपनी की स्थापना। अब देखिए ये तो छोटा छोटा कंपनी है, ठीक है, उसको सबको एक जगह समाहित कर दिया गया कि ये छोटा छोटा दुकान जो होता है उसको क्या करता है, बड़ा दुकान में, जैसे मॉल हो गया है, पहले किराना आइटम छोटा छोटा दुकान में मिलता था, अब चले जाइए मॉल में सब कुछ एक जगह मिल रहा है। तो वैसे ही क्या किया कि भाई साहब एक ही जगह आपका कर देते हैं, क्या नाम से, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स नामक बड़े कंपनी का जो है ना वो स्थापना कर दिया था। कौन, ये सरकार ने कर दिया, इनको एक जगह मिला के, ठीक है, विशाल। बाद में चल के इसका जो, याद रखिएगा, इसी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बाटविया नगर में, ठीक है, कहाँ पे है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इंडोनेशिया में। अब देखिए इंडोनेशिया में तो है हेडक्वार्टर, मगर भारत में जो है, याद रखिएगा, भारत में जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, कोई भी कंपनी के माध्यम से या इसी कंपनी के माध्यम से, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के माध्यम से, वो किसके अंतर्गत आएगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो याद रखिएगा बाटविया नगर में ही हेडक्वार्टर होगा। जैसे फ्लिपकार्ट अपने देश का है, मगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर, ठीक है। जैसे एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, ठीक है। जैसे गूगल का है, यूज तो यहाँ पे भी हो रहा है, भारत के लोग भी जम के यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा मोटा उसका हेडक्वार्टर है, मगर मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो अमेरिका में है। वैसे ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, बाटविया नगर, जो इंडोनेशिया में है, और इसी के अंतर्गत भारत का भी व्यापार, ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या था, भारत का भी व्यापार था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं कि डच पहले क्या कर रहे थे, मसाला का व्यापार ही कर रहे थे, ठीक है। ये लोग पहले मसाले के व्यापार में ही संलग्न थे कि मसाला ही बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। क्यों, क्योंकि पुर्तगालियों को देखे थे ये लोग कमाते हुए। बाद में जब भारत के संपर्क में आया डच, या डच के नागरिक या कोई भी वहाँ का व्यापारी, तब ये लोग यहाँ पे सूती वस्त्र का प्रयोग करना या व्यापार करना शुरू कर दिया। तो भारत के संपर्क में आने के बाद डचों ने वस्त्र या सूती वस्त्र का निर्यात करना शुरू किया, ठीक है, जिससे इन्हें काफी मुनाफा हुआ, ठीक है, ठीक है, इन्हें काफी मुनाफा हुआ। और यहीं पर याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, पहले भी लिख चुके हैं आपको कि वस्त्रों का निर्यात भारत में शुरू करने का श्रेय डच को जाता है, ठीक है। चलिए
सूती वस्त्र का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? डचों को ही जाता है। अब चलिए आगे चल के क्या होता है कि जब भाई साहब यहाँ पे व्यापार करने लगे तो अब इनको भी क्या चाहिए? फैक्ट्री चाहिए। तो 1605 ईस्वी में ये भारत में 1605 ईस्वी में भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित। अब ये आपसे क्वेश्चन कभी भी कोई भी एग्जाम, वनडे के एग्जाम में, वनडे वाला एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में डच द्वारा प्रथम स्थापित कब किया गया था फैक्ट्री? तो 1605 में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? मछलीपट्टनम में, ठीक है? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, ठीक है? यहीं पर क्या किए थे डच? सिक्का भी, अपना सिक्का भी ढालते थे। तो यहीं पर लिख लीजिएगा कि अपना सिक्का भी डालते थे, ठीक है? बाद में नेगापट्टम या नागपट्टनम ट्रांसफर कर लिया था, ठीक है? पहले तो ये स्थापित किए थे मसूलीपट्टनम में, बाद में नेगापट्टनम या नागपट्टनम में ये अपना फैक्ट्री को क्या किए थे? ट्रांसफर कर लिए थे। अब चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे तो पहला फैक्ट्री स्थापित किया, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही फैक्ट्री से इनका काम चलेगा। ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है? उसमें जो सबसे शुरू में देखिए 1605 में इनका प्रथम है। 1610 ईस्वी में ये पुलिकट में स्थापित करते हैं। कहाँ पे करते हैं? 1610 ईस्वी में ये पुलिकट में करते हैं। पुलिकट 1616 ईस्वी में ये सूरत में करते हैं, सूरत में, ठीक है? 1610 में कहाँ पे? पुलिकट, 1616 में सूरत, 1645 में करिकल, ठीक है? ये सब नाम याद रखना है। करिकल 1653 ईस्वी में ये चिंसुरा, ये नाम याद रखिएगा, चिंसुरा। 1653 ईस्वी में ये कहाँ पे करते हैं? चिंसुरा में। और 1658 ईस्वी में ये कासिम बाजार में करते हैं, कासिम बाजार पटना। और 1663 ईस्वी में ये बालासोर में करते हैं, ठीक है? जो कहाँ पे है? सॉरी, बालासोर में ये यहीं पे करते हैं, ठीक है? 1698 में ही। 1663 ईस्वी में ये कोच्चिन में करते हैं, कोच्चिन केरल में है, ठीक है? बालासोर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जब आपको यहाँ पे पता रहेगा कि फैक्ट्री कहाँ पे, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि ये फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई है, कब हुई। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डच के बारे में कि डच ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ पे स्थापित की थी, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बंगाल में कब और कहाँ फैक्ट्री स्थापित की गई थी डच द्वारा। तो याद रखिएगा यहीं पर आपको स्टार मार्क करके क्या लिख लेना है कि 1627 ईस्वी में, ठीक है? 1627 ईस्वी में डच द्वारा कहाँ पे किया गया था? तो पीपली, ये पुलिकट है, यहाँ हाथ रखिएगा। 1627 ईस्वी में डचों द्वारा बंगाल के पीपली में पहली फैक्ट्री स्थापित। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि डचों द्वारा पहली फैक्ट्री बंगाल में कहाँ पे स्थापित हुआ है। तो याद रखिएगा पीपली में। कब स्थापित हुआ है? तो याद रखिएगा 1627 ईस्वी में। बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद डच यहाँ से अपना जो है ना फैक्ट्री वो उड़ीसा के बालासोर में ही ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है? 1627 में ये पीपली वाला, ठीक है? बाद में क्या होता है, बाद में चल के जो डच हैं 1635 से 56 तक लगभग हुगली में ही ये लोग अपना व्यापारिक कोठी बना के वहीं से क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। क्यों करते हैं? तो यहाँ से जो है ना
पूर्वी जो है, पूर्वी तट जो है, याद रखिएगा डच का जो जितना भी फैक्ट्री होगा वो ज़्यादातर पूर्वी तट पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंडोनेशिया क्या है, नज़दीक है, ठीक है। इसीलिए ये लोग पूर्वी तट पर ज़्यादा क्या कर रहे थे, फैक्ट्री बना रहे थे, ठीक है। अब देखिए बाद में क्या होता है कि 1656 ईस्वी तक, आपको बताएं कि 1635 ईस्वी से लेकर 1656 ईस्वी तक ये लोग हुगली से अपना व्यापार का केंद्र चला रहे थे। मगर बाद में 1656 ईस्वी में, जो पहले से 1653 ईस्वी में चिंसूरा में फैक्ट्री स्थापित होती है, उसी को ये लोग क्या करते हैं कि क्यों जगह जगह पर बना कर रखें, एक ही जगह से अब करते हैं। तो 1653 में जो स्थापित था चिंसूरा, उसी को ये लोग क्या करते हैं, मुख्य केंद्र बना लेते हैं कि अब हमारा जो व्यापारिक गतिविधि जितना भी होगा वो कहाँ से होगा, वो चिंसूरा से होगा, ठीक है, 1653 ईस्वी में, ठीक। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूर्वी तट पर ये लोग ज़्यादा फोकस थे, पूर्वी तट पे। और डचों द्वारा जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट्री था वो कौन कौन था, तो पुलिकट, सूरत, करिकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, कोचीन और पिपली का नाम तो आपको याद रखना है, क्योंकि डच बंगाल में पहला जो फैक्ट्री है वो पिपली में ही 1627 ईस्वी में स्थापित किए थे। बाद में चल के क्या होता है कि ये लोग, ठीक है। अब देखिए ये जितनी भी जानकारी हमें है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि पूर्वी तट से ये लोग कर रहे थे व्यापार। क्यों कर रहे थे? तो क्योंकि इंडोनेशिया इनके आसपास हो जाता था, यहाँ से इनको सुविधा होती थी। ये लोग क्या करते थे, तो पहले मसाला का व्यापार करते थे, बाद में ये लोग सूती का व्यापार भी करने लगे, सूती वस्त्र का व्यापार करने लगे, ठीक है, जिसमें इनको खूब मुनाफा होता था। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र, कॉटन का जो एक्सपोर्ट है उसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। बाद में चल के हमें ये सब जानकारी कहाँ से मिलता है, तो 1722 ईस्वी के दस्तावेज से, ठीक है, दस्तावेज से डचों की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी, ठीक है, गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त, ठीक है। और ये किस व्यवस्था पर आधारित थे? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि डच का जो व्यापार था वो किस व्यवस्था पर आधारित थी, तो आपको याद रखना है कार्टेल व्यवस्था, कार्टेल आधारित व्यवस्था, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए कि 1722 ईस्वी के दस्तावेज द्वारा क्या हुआ था, हमें पता चलता है। बाद में क्या है कि यहाँ तक तो इनका व्यापार हो रहा था, ठीक है, मगर सब व्यापार करने के लिए या कुछ भी करने के लिए इनको परमिशंस कहाँ से लेना पड़ रहा था, डच संसद से या वहाँ के सरकार से। अब देखिए मान के चलिए आप कहीं पर व्यापार करने गए, ठीक है, और हर बात के लिए आपको घर पर फ़ोन करना पड़ रहा है कि ये चीज़ें, अभी तो फ़ोन है, उस समय तो फ़ोन नहीं था, तो यहाँ से चिट्ठी जाती होगी या किसी तरह संवाद होता होगा, और वहाँ से परमिशन मिल रहा है, तब जाकर यहाँ पे लागू किया जा रहा है उस परमिशन को, तो बहुत ज़्यादा देर होते जा रहा था, है ना। किसी भी चीज़ के लिए मान के चलिए किसी पर हमला करना है तो पहले पूछेंगे। इसके विपरीत क्या था, यहाँ पे उनके ही प्रतिस्पर्धी जो थे अंग्रेज या फ्रांसीसी, वो झटपट में ले लेते थे फैसला कि हाँ हाँ इसको मार डालना है, हमें इसका समर्थन कर देना है, यहाँ से हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उससे पिछड़ रहे थे ये लोग। अब देखिए यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है, त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के शासक राजा मार्तंड, ये याद नाम रखेगा, राजा मार्तंड, ठीक है। त्रावणकोर के ये शासक थे। त्रावणकोर कहाँ पे है, तो केरल में है, ठीक है, केरल में है। राजा मार्तंड ने कोलाचेल के युद्ध में, ये युद्ध कब हुआ था, तो 1741 ईस्वी में डचों को
पराजित करके केरल से राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। अब देखिए केरल कहाँ पे है, कोस्ट लाइन पर है। कोस्ट लाइन मतलब केरल में इनका कोस्ट लाइन में जितना भी फैक्ट्री होगा उस पर किसका प्रभुत्व हो गया, तो राजा मार्तंड का। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे, तो त्रावणकोर के। किस युद्ध में, तो कोलाचिल के युद्ध में। ये युद्ध कब हुआ है, तो 1741 ईस्वी में। ठीक है, 1741 ईस्वी में डचों को पराजित करके यहाँ पर जो केरल में इनकी राजनीतिक सत्ता थे, पॉलिटिकल पावर था, उसको खत्म कर दिया। मतलब एक तरह से इनका व्यापार पर कब्जा कर लिया, खत्म कर दिया। बाद में चल के क्या होता है कि 1759 ईस्वी में इनका पूरे तरह से इनके पूरे व्यापारिक प्रभुत्व को ही खत्म कर देता है कौन, अंग्रेज। ठीक है, तो याद रखिएगा 1759 ईस्वी बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज एवं डचों के बीच में। डच पराजित, डचों की पराजय। भारत से डचों या भारत में डचों की राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त। अब देखिए 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध में डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज ने इनको बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेज ने इनको बुरी तरह से पराजित किया और इनकी एक तरह से भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पावर थी सबको कोलैप्स या इनका जितना भी बिजनेस था खत्म कर दिया। समझ गए, तो ये याद रखना है कि डचों की पराजय 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। अब देखिए यहाँ पर ये तो राज कर रहे थे ना, आए कब, 1605 ईस्वी में इनका पहला फैक्ट्री लगा। 1759 ईस्वी में ये अंतिम इनका खत्म हुआ है, पराजय हुआ है। यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के जाएंगे। इतना दिनों में ये अपना प्रभुत्व क्यों नहीं बना पाए, तो सबसे पहला जो रीजन आपको पहले ही बताया है कि भाई साहब असफल होने का रीजन होता है। असफल में इनका पहला जो रीजन था वो क्या था कि इनका जितना भी परमिशन था वो कहाँ से लेना पड़ा था, डच के संसद या डच सरकार से। अब इतना लेट लतीफ़ कोई भी कुछ भी मिलेगा तो कैसे चलेगा, तो इनका ज़रूरत से ज़्यादा डच संसद पर निर्भर था। दूसरा क्या हुआ कि इनके जो प्रतिद्वंदी थे अंग्रेज, उनके नौसैनिक शक्ति के सामने में ये लोग कहीं भी ठहर नहीं पाए। नौसैनिक शक्ति, अंग्रेजों के पास नौसेना बहुत ही ताकतवर थी जिसके सामने ये ठहर नहीं पाए। तीसरा कारण इनका जो था असफल होने का, ये भाई साहब जरूरत से ज़्यादा दक्षिण पूर्वी जो द्वीप है उस पर ध्यान दे रहे थे, मतलब इंडोनेशिया के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और वहीं से अपना व्यापार चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत को अगर आप बाहर से व्यापार मतलब कंट्रोल करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। भारत को अगर आपको कंट्रोल करना है तो फिर भारत में रह के कंट्रोल कर सकते हो, बाहर से आप नहीं कर सकते हो। तो डच को यही समझ नहीं आया और उस समय में यहाँ पे दो शक्ति क्या कर रहे थे, आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी, फ्रांस और अंग्रेज। इन दोनों के चपेट में ये आ गए और इनका राजनीतिक क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, तो भारत में भाई साहब कब आए, तो 1605 ईस्वी में इनका फैक्ट्री स्थापित हुआ था और 1759 ईस्वी में इनका बोरिया बिस्तर क्या हुआ, बंद आ गया। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।